स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक गेम थ्योरी। आज हम नया इस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमसे जो है गेम थ्योरी इज अ मैथमेटिकल मॉडल विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी तक हम डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, अब गेम थ्योरी भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिसीजन मेक करेंगे और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। इसके लिए एग्जांपल हमने दिए जैसे कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्शन। एक इलेक्शन होता है, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो सब क्या है, वो भी एक गेम थ्योरी है। कैसे? गेम थ्योरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज होती है, एक गेम है और उसमें प्लेयर्स होते हैं। मींस गेम कंपटीशन को बोला, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस जहां पर कंपटीशन है, दैट इज कॉल्ड गेम। और प्लेयर्स जो उस गेम को खेल रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट्स ऑफ एन इलेक्शन। इलेक्शन इज द गेम क्योंकि वो कंपटीशन था, और जो पॉलिटिशियंस, जो लीडर्स, कैंडिडेट्स थे इलेक्शन के, वो हमारे लिए प्लेयर्स हो गए। तो दैट इज कॉल्ड गेम। तो जितनी भी ऐसी कंडीशंस जहां पर कॉम्पिटिटिव कंपटीशन होता है, दो या दो से ज्यादा कह दीजिए अपोनेंट्स के बीच, तब वो कहलाता है गेम। जैसे ये पॉलिटिशियंस के बीच में ही नहीं है, जैसे आपका कोई फर्म्स हैं, दो फर्म्स हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। जैसे हम जानते हैं बहुत पुराने समय से चल रहा है कोका कोला, कह लीजिए कोक, और पेप्सी के बीच। तो ऐसी फर्म्स हैं जो सेम प्रोडक्ट को मार्केट में बनाती हैं और उसे मार्केट करती हैं। नेक्स्ट, अब उन दोनों के बीच में ये है कि कोई भी एक डिसीजन लेता है कि मान लीजिए कोक ने कुछ क्वांटिटी बेटर है और उसने कॉस्ट कम कर दी, तो पेप्सी के पास ये प्रेशर हो जाता है कि वो भी ये काम करे। इसमें क्या होता है, एक का अगर प्रॉफिट होता है तो दूसरे का लॉस होता है। एक अगर कुछ क्वांटिटी कोक की ज्यादा सेल होती है तो उसका लॉस किसको हो रहा है, पेप्सी को हो रहा है। तो इसीलिए ये चीज होती है, ये कंपटीशन हुआ एक दूसरे का कि अगर दूसरे को प्रॉफिट किया तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज नोन एज गेम और गेम थ्योरी। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन्स बाय कॉम्पिटिंग बिजनेस हाउस, जैसे अभी बात की पेप्सी और कोका कोला के लिए। इसी तरीके से जो कंट्रीज हैं उनके बीच में मिलिट्री बैटल्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, तो वो भी एक तरीके से गेम थ्योरी के अंडर आते हैं कि वहां पर किसी एक कंट्री एयर स्ट्राइक करेंगे। अब हम जिसे कहेंगे कि एयर बैटल स्टार्ट करेंगे, तो दूसरी कंट्री को भी वो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंट्री जो वॉर था उसे लॉस कर देगी, हार जाएगी। दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के अंदर जो बेसिक टर्म्स हमारे सामने आएंगी उनको समझ लेते हैं पहले। जैसे सबसे पहले आएगी प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या? प्लेयर्स जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उनको बोलते हैं हम प्लेयर्स। द कॉम्पिटिटर्स इन द गेम आर नोन एज प्लेयर्स। ठीक है, उसके बाद अ प्लेयर में बी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक प्लेयर जो है एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो प्लेयर क्या थे? कॉम्पिटिटर्स, पार्टिसिपेंट्स, कैंडिडेट्स इन द गेम, जो जिनके बीच में वो कंपटीशन हो रहा है, दैट आर कॉल्ड प्लेयर्स। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी को हम अगर एक बेसिक टर्म देते हैं तो वो कहते हैं प्लान। किसी भी चीज के लिए हमने जो प्लान बनाया है, जो एक रोड मैप बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे बोलते हैं हम स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फॉर अ प्लेयर, किसी एक प्लेयर के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है, इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स or alternative courses of action available to him in advance by which player decides the course of action that he should adopt। मतलब वो सारे alternative courses of actions जो कि उसको adopt करने चाहिए, ऐसे सारे ऑप्शंस उसके सामने होते हैं, सारी स्ट्रेटेजीज उसके सामने होती हैं, और उनमें से वो कौन सी अडॉप्ट करता है, ये कहलाती है स्ट्रेटेजी। तो जैसे मान लीजिए कि उसके पास स्ट्रेटेजीज हैं P0, P1, P2, P3, या मान लीजिए P1, P2, P3, उसके पास 3
स्ट्रैटेजी हैं, अब उन स्ट्रैटेजीज में से वो कौन सी अडॉप्ट करता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये तीनों क्या हैं उसके सामने स्ट्रैटेजीज हैं जो उसके सामने पहले ही अवेलेबल हैं, जो प्लेयर्स को पहले ही नोन होती हैं, एडवांस में पता है कि इन तीन जो स्ट्रैटेजीज हैं इन तीनों में से ही उसे कोई अडॉप्ट करनी है, लेकिन वो कौन सी अडॉप्ट करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। अब इसी बेसिस पर हमने इस जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक प्योर स्ट्रैटेजी होती है और एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा, जो भी प्रोबेबिलिटी का सम होता है ये एक तरीके से जो अब हम कहेंगे कि ये प्लेयर ये भी अडॉप्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर, इसका मतलब हर एक स्ट्रैटेजी की एक प्रोबेबिलिटी होगी कि जिसको वो प्लेयर अडॉप्ट कर सकता है, हम लोगों की तरफ से वो एक प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.65 हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 है, इसकी 0.1 है, तो इस तरीके से हमने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको अडॉप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमेशा सम जो होता है हर एक का वो 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ कहा गया कि जो स्ट्रैटेजी है वो टू टाइप्स की है, एक है प्योर स्ट्रैटेजी और एक है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। तो जहां पर जो प्लेयर है वो ईच टाइम हर समय सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, तो दैट स्ट्रैटेजी इज नोन एज प्योर स्ट्रैटेजी। इफ द प्लेयर सिलेक्ट द सेम स्ट्रैटेजी ईच टाइम, हर समय वो एक ही स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करता है, देन इट इज रेफर्ड टू एज प्योर स्ट्रैटेजी, तब उसको हम बोलेंगे प्योर स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये 3 आपके सामने स्ट्रैटेजीज थी, जिसमें से हम कहते हैं एक प्लेयर है ए जो कि स्ट्रैटेजी P1 को ही ईच टाइम करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी और इन दोनों की 0 हो जाएगी कि इनको तो वो ले ही नहीं रहा, अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, दैट मींस इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो और इसकी 1 होगी कि ईच टाइम वो इसी को हर बार वो इसी को सिलेक्ट करता है, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो हमने कहा जहां पर प्लेयर हर टाइम एक ही स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर रहा है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी क्या कहलाएगी, प्योर स्ट्रैटेजी कराएगी, और प्योर स्ट्रैटेजी में एक ही स्ट्रैटेजी को 1 मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगी, और इनका सम क्या हो जाएगा, इन सब प्रोबेबिलिटीज का 1 + 0 + 0 1, तो सभी का सम 1 हो गया। हमने कहा था कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रहेगा, तो इस तरह की कंडीशन जहां बनती है वो कहलाती है प्योर स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जब प्लेयर मिक्स्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज को यूज करता है, वो हो सकता है फर्स्ट स्ट्रैटेजी को यूज करे, हो सकता है सेकंड को, तो यहां पर प्रोबेबिलिटीज कम और ज्यादा हो सकती हैं, दैट मींस बिलो 1 रहेंगी, क्योंकि सम 1 होना है, जो टोटल होता है प्रोबेबिलिटीज का वो तो 1 ही होना है, तो प्रोबेबिलिटीज में यहां पर क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटीज लेस देन 1 रहेंगी और वो कम ज्यादा हो सकती हैं। दैट मींस मान लीजिए एक प्लेयर है जो कि स्ट्रैटेजी 1 को 0.65 प्रोबेबिलिटी बनती है उसको एडॉप्ट करने की, और इसके लिए 0.35 बनती है, अब दोनों का सम क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब ये P3 की 0 रहेगी। तो ये प्रोबेबिलिटीज थी उसके सामने, तो इसके पता लगा कि P1 भी और P2 भी दोनों वो एडॉप्ट करता है, और इसके कॉम्बिनेशन को वो एडॉप्ट करता है, तो इसीलिए ये कैसी हुई, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी हुई। तो इस तरीके से जो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी होती है वहां पर जो प्लेयर होता है वो कॉम्बिनेशंस को यूज करता है स्ट्रैटेजीज को, इसीलिए वो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी कहलाती है। सिंपल, जब एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो वो प्योर स्ट्रेटेजी, और एक से ज्यादा स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा है तो वो मिक्स स्ट्रेटेजी। कंडीशन आपके सामने दी कि जब स्ट्रेटेजी 1 थी, 1 प्रोबेबिलिटी एक ही पर थी, तब उसे प्योर स्ट्रेटेजी बोला, और जब इस तरीके से जब प्रोबेबिलिटीज भी डिफरेंट दे दी जाए तब वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स मींस जब प्लेयर ए और प्लेयर बी को कब लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए हम पे ऑफ टेबल बनाए। ये ग्लेस और प्रॉफिट्स हैं, जितने भी ये पे ऑफ्स हैं, ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज जितनी भी हैं ये सब क्या हैं, पे ऑफ्स हैं। ये नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी 1, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी 2, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी 3 फॉर प्लेयर बी।
नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी 1 2 3 फॉर प्लेयर ए। जब आप इस पे ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे हमेशा ध्यान रखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेयर होता है उसके लिए बात हो रही है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स किसके लिए है? प्लेयर ए के लिए। द मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स जो भी आपको गिवन होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लेयर होगा उसके लिए होती है। यहां पर प्लेयर ए लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स किसकी है? ए की। अगर बी के लिए बात करेंगे कि अगर इसको बी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। अगर यही सारी वैल्यूज मान लीजिए ये जो पे ऑफ्स हैं, ये जो सारी पे ऑफ वैल्यूज हैं वो ए आई जे हैं, तो अगर इन सभी को माइनस ए आई जे कह दें तो ये प्लेयर बी की प्लेयर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। अभी ये ए आई जे में है तो ये प्लेयर ए के लिए है। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये 2 पॉइंट आ गए। सबसे पहले कि ये सभी वैल्यूज क्या हैं? पे ऑफ्स हैं। और दूसरा पॉइंट ये पे ऑफ मैट्रिक्स किसके लिए है? प्लेयर ए के लिए। प्लेयर ए के लिए ये सारे ए आई जे हैं तो प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स हो गई। अगर यही सारे हम नेगेटिव कर देते हैं तो ये सब प्लेयर बी की पे ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हमेशा ये पहले 2 पॉइंट्स को याद रखना। तीसरी चीज कि यहां पर ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मीन्स क्या है? अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये गेन है, प्रॉफिट है प्लेयर ए के लिए और लॉस है प्लेयर बी के लिए। मतलब 20 जो भी पे ऑफ है, ये 20 अमाउंट जो है ये पे ऑफ जो है ये प्रॉफिट या गेन है प्लेयर ए के लिए और 20 का लॉस है प्लेयर बी के लिए। अगर दोनों ही प्लेयर्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, प्लेयर बी ने भी फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की और प्लेयर ए ने भी फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो की, तो उसमें 20 का प्रॉफिट किसको होगा? ए को, और 20 का लॉस किसको जाएगा? बी को। मान लीजिए इसमें किसी एक वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं। मान लीजिए -38 कर दिया मैंने। -38 अगर यहाँ पर वैल्यू शो होती है तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि मान लीजिए प्लेयर ए ने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है? सेकंड। और प्लेयर बी ने कौन सी करी है? थर्ड स्ट्रैटेजी। अगर ये कॉम्बिनेशन करते हैं दोनों तो क्या होगा? इससे जो प्लेयर ए है उसको लॉस हो जाएगा 38 का और प्लेयर बी को प्रॉफिट हो जाएगा 38 का। ये होता है इसका मीन्स। अगर नेगेटिव हो गई तो ये प्रॉफिट हो जाएगा बी के लिए और लॉस हो जाएगा ए के लिए। दिस इज पे ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद आती है मैक्सिमम प्रिंसिपल। यहां ये 2 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड सेकंड इज मिनीमैक्स प्रिंसिपल। मैक्सिमम मतलब जितने भी मिनिमम गेन्स हैं प्लेयर ए के, मिनिमम गेन्स ऑफ प्लेयर ए, उनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमाइज द मिनिमम गारंटेड गेन ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए के जितने भी मिनिमम गेन्स थे उनको मैक्सिमाइज करना। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल। और मिनीमैक्स प्रिंसिपल का मतलब होता है जितने भी मैक्सिमम लॉस हैं प्लेयर बी के उनको मिनिमाइज करना। लॉस को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल। सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट या कह दीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या होता है? जब मिनीमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही इक्वल हो, मतलब वो सेल सेम हो। मिनीमैक्स वैल्यू का और मैक्सिमम वैल्यू का जो सेल है वो अगर सेम है, इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, तो हम कहेंगे उस गेम में सैडल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। If the maximum value equals to the minimax value, then the game is said to have a saddle or equilibrium point. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमारे पास एक ये पे ऑफ मैट्रिक्स है। ये प्लेयर ए के लिए है और ये प्लेयर ए के लिए है। दिस इज फॉर प्लेयर बी एंड दिस इज फॉर प्लेयर ए। ये पे ऑफ मैट्रिक्स किसकी हुई? अब प्लेयर ए की। हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेयर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ए है तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है प्लेयर ए के लिए। तो इस मैट्रिक्स में क्या करना है? हमें पता करना है कि सैडल पॉइंट है या नहीं।
तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिन मैक्स वैल्यूज को फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो ये रूल्स हैं इसके, 3 रूल्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं रूल्स के अंदर सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए। पहला पॉइंट है कि सभी के लिए कौन सी मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू in each row of the payoff matrix and mark them asterisk। मतलब हर रो में से सबसे छोटा एलिमेंट देखिए हर रो का, और उसमें आप एस्ट्रिक लगाते जाइए। देखिए सबसे पहले हम रो 1 की बात करेंगे, तो रो 1 में सबसे छोटा एलिमेंट इज 2, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2, तो 2 पर आप एस्ट्रिक लगा दीजिए। फिर रो 2 की बात होगी, फिर रो 2 में सबसे छोटा वैल्यू 6, तो इस पे भी एस्ट्रिक दिया। फिर रो 3 की बात हुई, सबसे छोटा एलिमेंट 4, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 4, तो उस पर भी एस्ट्रिक दे दिया। इस तरह से ये स्टेप 1 है कि हर रो का सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए और उसे मार्क कर दीजिए एस्ट्रिक से। उसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट की। अब वो कहता है हर कॉलम का सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड कीजिए और उसको प्लस साइन दे दीजिए। तो कॉलम का, अब फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 9। 9 को क्या कर देंगे, प्लस साइन असाइन कर देंगे। इसी तरीके से कॉलम 2 में देखेंगे, कॉलम 2 का सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है, तो इसको भी प्लस असाइन कर देंगे। ये 2 स्टेप्स हुई। अब कॉलम नहीं है इसीलिए अब आगे नहीं देखेंगे। तो ये सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू क्यों देखी जाती है ये समझ लीजिए। रो में सबसे छोटी इसलिए देखी जाती है क्योंकि रो वाइज किसके लिए देख रहे हैं, प्लेयर ए के लिए, और प्लेयर ए के लिए ये क्या है, प्रॉफिट्स हैं। तो प्लेयर ए के लिए जब ये प्रॉफिट है तो मिनिमम प्रॉफिट देखना होता है, हर एक में मिनिमम प्रॉफिट, तो वो हमने देख लिया। इसी तरह से हर एक कॉलम में हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम लॉस। तो ये सभी बी के लिए क्या है, लॉस हैं, तो मैक्सिमम लॉस देख रहे होते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है, अब यहां पर हमारे लिए ये सिलेक्ट हो गया। यहां पर हमने देखा कि ये दोनों हैं, एस्ट्रिक भी है और प्लस भी है। अब यहां पर एक चीज और समझिए, मिनी मैक्स और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मिनिमम वैल्यूज निकाली थी रो में, तो वो मिनिमम आ गई, सारी सभी मिनिमम आ गई। प्लेयर ए की बात कर रहे हैं हम, जो प्लेयर ए की बात कर रहे हैं, तो प्लेयर ए के लिए क्या निकलेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम सभी मिनिमम वैल्यूज को, तो सभी मिनिमम वैल्यूज रोज की निकाली हमने, तो वो क्या क्या आई, एक आया 2, एक आया 6 और एक आया 4। मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो इज 2, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेकंड रो इज 6, मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्ड रो इज 4। तो इन सब की ये सभी मिनिमम वैल्यूज आई। इन सभी मिनिमम्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम, दैट इज 6। 6 क्या हो गया इसका, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। इसी तरह से प्लेयर बी के लिए क्या निकलेगा, मिनीमैक्स क्या निकलेगा, मिनिमम ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज इन द कॉलम्स की सभी मैक्सिमम वैल्यूज में से मिनिमम। तो मैक्सिमम कौन सी है यहाँ पे, पहले की 9 आया था और दूसरे की वैल्यू 6 आई थी, तो इनमें मिनिमम कौन सी है, 6। तो मिनीमैक्स वैल्यू क्या आ गई, 6, मैक्सिमम भी 6, दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई। इसलिए हमने क्या कहा, ये क्या है, सैडल पॉइंट। तो ये 6 पर क्या हो रहा है, ये सैडल पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या हो गया, यही हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट ऑफ द गेम। अब यहां पे आती है एक और पॉइंट नया आ जाता है, वो है वैल्यू ऑफ द गेम की वैल्यू क्या हुई, वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल्स टू, वो क्या होती है, अगर हम कहते हैं ये मैक्सिमम और मिनिमैक्स बराबर हैं, ये सैडल पॉइंट है, तो ये सैडल पॉइंट पर जो वैल्यू है वो क्या है, 6, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम।
अगर सैडल पॉइंट है, ये कहता है कि अगर सैडल पॉइंट है गेम के अंदर और वो सैडल पॉइंट पर जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम। तो यहां पर सैडल पॉइंट क्या था, 6 पर हुआ था सैडल पॉइंट, तो 6 जो थी वो वैल्यू ऑफ द गेम है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम। लास्ट पॉइंट इन बेसिक टर्मिनोलॉजी इज 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम का मतलब है जब आपका गेम दो प्लेयर्स के बीच में है सिर्फ, दैट इज 2 प्लेयर 2%। अगर गेम सिर्फ 2 प्लेयर्स के बीच में, मतलब कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, 2 हैं, तो दैट इज कॉल्ड 2%। और जीरो सम गेम का मतलब होता है, उसे कह देंगे 2% गेम। अगर हम कहते हैं कि दो प्लेयर हैं सिर्फ कंपटीशन के अंदर, दो प्लेयर्स हैं, तो उसे बोलेंगे 2% गेम। लेकिन अब जीरो सम का मतलब क्या है, जीरो सम का मतलब है कि उनका जो एक का प्रॉफिट और दूसरे का लॉस इक्वल्स टू जीरो होता है, उनका सम जीरो हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस, एक प्लेयर का प्रॉफिट और दूसरे प्लेयर का लॉस इक्वल्स टू सम जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। तो इसी को कहा गया 2% जीरो सम गेम। जैसे यहां पर ये 2 प्लेयर्स में गेम हो रहा है, मतलब जो कंपटीशन है वो 2 प्लेयर्स के बीच में है, 2 कॉम्पिटिटर्स के बीच में है, तो हमने कह दिया ये 2 प्लेयर्स गेम है। अब यहां पर एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट इक्वल हो, कह दीजिए एक तरह से ये भी कहते हैं, एक प्लेयर का लॉस दूसरे का प्रॉफिट इक्वल हो जाए तब उसको बोलते हैं जीरो सम गेम, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे यहाँ 10 है, अगर एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी ए ने ली, फर्स्ट स्ट्रैटेजी बी ने ली, तो क्या होगा, 10 का प्रॉफिट होगा ए को, 10 का प्रॉफिट होगा, प्लेयर ए को प्रॉफिट हुआ या कह दीजिए गेन हुआ, और लॉस हो गया बी को कितने का, 10 का। इसका मतलब ये माइनस में गया इसका लॉस, तो इसका मतलब हो गया इनका सम क्या होगा, जीरो। तो यही कहलाती है जीरो सम प्रॉपर्टी, या कह लीजिए तो 2% जीरो सम गेम।